ट्रैवल करते हुए जहाज में हमें पता चला आपके 10 लाख रुपए चोरी होगा। कैसे चोरी होगा? भाई छोटा पेशाब करने आप गए हैं और पीछे से कार्रवाई डल गई। छोटा पेशाब बड़ा पेशाब कुछ करने नहीं गया था, मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था। अब वो इतना प्रोफेशनल था कि उसने पैसे निकालने के बाद अपनी कैब भी चेंज की, अपनी हुडी भी चेंज की, वो हुलिया बदल के बैठ गया दोबारा। पाकिस्तानी था? नहीं, चाइनीज था। बाइक्स का भी आपको शौक? बहुत शौक, बहुत इंतहाई दर्जे का। मतलब जॉन अब्राहम वही देख रहा है कि भाई ये 2-3 बंदे जो मेरे सही मायनों में गंडापन शागिर्द चल रहा है पाकिस्तान में। कौन सी बाइक्स रखी हुई है? मेरे पास 2 बाइक्स हैं, एक सुजुकी हायाबुसा। अराउंड ये तो मेरा ख्याल है 3 मिलियन से ज्यादा की। 2018-19 मॉडल, कोई 5 मिलियन 5.5 मिलियन। यस, और अगर बिल्कुल नया हो तो करोड़ से ऊपर है। तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया? हाँ जी, हेयर ट्रांसप्लांट। ये आपने अभी कैप पहना हुआ? हाँ, अभी 3 महीने पहले हुआ। 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं 3-4 दिन में। कहाँ से? टर्की से कराया। इस पे खर्चा कितना है? तो 3500 यूरो से लेके 5500 यूरो के बीच में आपके ग्राफ। 5500 यूरो इज लाइक 19-20 लाख के पास। अभी आपकी क्या पोजीशन है? अभी मेरी पोजीशन जो है वो अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जानते हैं इनको पाकिस्तान के बड़े बड़े शेफ, बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर हैं राना हमजा सैफ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू नादिर भाई, आपने टाइम दिया और बुलाया। हाँ। आपकी मोहब्बत के आप आए। नहीं ऑल द वे फ्रॉम कोयटा से हैदराबाद से यहाँ, और यहाँ स्पेशली आए आप। और रात का तकरीबन 1 या 1:30 बज रहा है। हाँ। और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैंने कहा आज तो फिर आज करके जाना है। आज मैं नहीं तो पॉडकास्ट नहीं है। सर, लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे आई। बिल्कुल। तो आप तो जमे में। मैं पैदा बहावल नगर में हूँ। बहावल नगर में पैदा हुआ। तो लाहौरी आप? लाहौरी नहीं, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था 2016 में, तो मेरा ख्याल लाहौरी तो नहीं हूँ मैं। लेकिन अब तो हो गए ना यार, बनता है, रहने लग गए। देखिए कराची आइट्स, हम कराची वाले हैं, तो अगर आप लाहौर में कोई रह रहा है तो वो लाहौर वाला है। ऐसे ही बात तो है। लेकिन भावल नगर वाले हैं आप? हाँ, भावल नगर से एक निकला लड़का, और जिसके वालिद साहब टीचर। जी बिल्कुल, प्रोफेसर माशाल्लाह। और प्रोफेसर का बच्चा तो एक खुद कोई टेक्निकल या कोई बड़ी पढ़ी लिखी फील्डों में इधर उधर घुसता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करके कोई बड़ी पोस्ट पे बैठ जाता है। आप आ गए कंटेंट क्रिएशन की फील्ड पे और वीडियोस बना रहे, अब्बा बोल रहे ये क्या कर रहा भाई, हमारी नाक कटा दी क्या है? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बड़ा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया। हाँ। उसने वो कोटा पूरा कर दिया तो मैंने ये कोटा पूरा कर दिया। बिल्कुल, अच्छी बात है। और इस टाइम इस चीज़ को, डिजिटल को और इस शोबे को अब बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। बिल्कुल। इसमें भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो लोग कर सकते हैं, ऐसे ही और कर रहे हैं। राना हमजा सैफ साहब, आपका स्टार्ट डेली व्लॉगिंग से हुआ और उसके बाद आप फूड व्लॉगिंग की तरफ आप शिफ्ट हुए? नहीं, डेली व्लॉगिंग तो कभी भी नहीं हुई। स्टार्ट तो बिल्कुल रैंडम वीडियोस थी, कोई 2 हफ्ते में, कोई 3 हफ्ते में। अच्छा, वो व्लॉग होते थे रैंडम? सिंपल रैंडम व्लॉग्स, मतलब 2017 में, जिसका कोई सर पैर, कोई स्टोरी, कोई बीच में कुछ नहीं होता था। उसको डेली व्लॉगिंग कह ले तो आजकल उस टाइम। अच्छा, वैसे उस टाइम पे 2017 में डेली व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक कुछ नहीं था, और मैंने भी डेली से स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि डेली कोई चीज़ होती नहीं थी तब। तो बस सिंपली व्लॉग्स, और फिर उसके बाद कोई 1 साल यूट्यूब करने के बाद फूड वीडियोस, और फिर ट्रैवल। फूड वीडियो करने के बाद ट्रैवल, और ट्रैवल करते हुए जहाज में हमें पता चला आपके 10 लाख रुपए चोरी हो गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये जहाज में 10 लाख रुपए आपके बैग में ऊपर, यकीनन आपके हैंड कैरी में होंगे। हाँ, ऊपर पैक हुआ होगा। बिल्कुल ऐसी है। कैसे चोरी होगा? छोटा पेशाब करने आप गए हैं और पीछे से कार्रवाई डल गई। और फ्लाइट कौन सी थी, क्या थी, थोड़ी से बताएं यार। फ्लाई दुबई थी। हाँ जी, इस्तांबुल से दुबई की फ्लाइट थी। सही है। और छोटा पेशाब बड़ा पेशाब कुछ करने नहीं गया था, मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, और मेरे बिल्कुल सर के ऊपर जो उसके अंदर से वो बंदा आया, उसने बैग निकाला, अपनी सीट पे लेके गया, उसने तसल्ली से बीच में से पैसे निकाले और वो वापस बैग रख के गया। मतलब मैं तो ये जिंदगी में इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जहाज में बैठे हुए, उड़ते हुए जहाज में आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। तो वो हवाई लुटे आप? हवाओं में लुट गया। हवाओं में लुट गए। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो रिकवर हो गए। कैसे? हाँ, वो बेसिकली हुआ ये कि जिस टाइम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हम लोग थे, तो कुछ सब्सक्राइबर्स थे वहाँ पे जो उसी फ्लाइट में आ रहे थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी फ्लाइट में आने से पहले।
वो मेरे से 3 सीट्स पीछे बैठे हुए थे। अब जिस टाइम हम लोग बैठे, वो यहाँ से उस बंदे ने आके जब उसको खोला ना ऊपर से, वो बैग निकाला, तो वो पीछे जो सब्सक्राइबर्स थे वो अब नोट कर रहे थे कि ये मेरा बैग है। और वो जब लेके गया, वापस रख के गया, तो उनमें से जो उनकी वाइफ थी वो मेरे पास आहिस्ता से आई और उन्होंने पूछा कि आपका ऊपर कोई बैग पड़ा हुआ था? मैंने कहा पड़ा था। कहती वो जल्दी से खोल के चेक करें उस बैग में से उस बंदे ने पैसे निकाले। तो मैंने वो बैग को खोल के देखा, पैसे नहीं निकाले, उन्होंने बताया कुछ निकाला है, कुछ नहीं। तो मैंने बैग खोला, जल्दी जल्दी में देखा, उसमें लैपटॉप, चीज़ें वगैरह हर चीज़ थी। फिर मैंने वो जो पैसों वाला इनवेलप था उसको बाहर से टच किया तो थोड़े बहुत पैसे मुझे फील हुए, बाकी चीज़ें मैं जल्दी में चेक कर रहा था। फिर मैंने इनवेलप निकाला तो उसमें सिर्फ $5 बचे हुए थे, 5 या 10 वाला नोट। करेंसी पीकेआर यूएसडी में थी, यूएसडी में डॉलर्स थे। तो बाकी सारे 100 वाले वो निकाल चुका था। अब उसकी तरफ जब मैंने देखा ना तो उसकी बस मतलब जैसे कहते हैं कि सिट्टी गुम, सिटी फ्लावर हो गई। हाँ बिल्कुल, फटने के बाद फ्लावर नहीं हो जाता, वैसा हो गया। यही मैं कहना चाह रहा था, आपने कह दिया, शुक्रिया। तो खैर उसको फील हुआ कि हाँ इन्हें पता लग गया। फिर खैर मैंने कैबिन क्रू को बुलाया, उसे बताया, वो उस दिन खाना सर्व कर रहे थे। और अच्छी चीज़ ये हुई, ये देखें यूट्यूब के फ़ायदे, कंटेंट क्रिएशन के फ़ायदे, अल्लाह ताला की तरफ से वो जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने उसकी पूरी वीडियोस बनाई चुप करके पीछे से बैठे हुए, कि वो बैग निकाल रहा है, अपनी सीट पे ले गया, वो मेरे बैग को खोल के पैसे निकाल रहा है। खैर वो उनको कैबिन क्रू को वीडियोस दिखाई, उन्होंने कहा कि आपने इस बंदे के पास नहीं जाना, आपने बस हमें अपना ये वीडियोज़ एयर ड्रॉप करें। तो क्योंकि बंदे के पास वो फ्लाइट, अपना एयरलाइन शायद अपना वो रिप्यूट बचाना चाह रही थी कि जहाज़ में मसला ना हो या कोई ऐसी चीज़। खैर मैं नहीं उस बंदे के पास नहीं गया। तो उन्होंने आगे से जाके कैप्टन को कहा कि आप जो है ना वो एयरपोर्ट पे वो करें रिपोर्ट। वो एयरपोर्ट पे रिपोर्ट हुई, वापस मेरे पास आए, आके उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप जैसे ही लैंड होंगे तो पुलिस आएगी, वो चेक करेगी और उसके बाद फिर कोई भी जहाज़ से निकल पाएगा। तो वो पूरा वो फिल्मी सीन हुआ है और पेमेंट रिकवर हो गई है। हाँ पेमेंट रिकवर हो गई और आप बैठे हुए। हाँ उसने आपसे कोई सॉरी वॉरी किया? उसने जिस टाइम पहले तो वो जब घबराया थोड़ा सा, फिर उसके बाद जब मुझे वो कैबिन क्रू ने कहा था आपने नहीं जाना, उसके बाद उसे लगा कि काम रिलैक्स हो गया, मेरे पास तो आया ही नहीं, तो वो फिर चिल हो गया। और मेरे सामने वो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है सीट पे, उसकी जब स्क्रीन मैंने बंद की तो मुझे इस तरह पीछे बैठा हुआ नजर आ रहा था। अच्छा, बिल्कुल आपके बिल्कुल पीछे मेरे राइट साइड पे इस तरह 3 सीट्स पीछे बैठा हुआ था। सही है। और उसने, अब वो इतना प्रोफेशनल था कि उसने पैसे निकालने के बाद अपनी कैप भी चेंज की, अपनी हुडी भी चेंज की, और वो हुलिया बदल के बैठ गया दोबारा। पाकिस्तानी था? नहीं, चाइनीज था। और ये मुझे बाद में दुबई एयरपोर्ट पे पुलिस ने बताया कि चाइनीज इस टाइम दुनिया में ये एक नेटवर्क है जो सिर्फ फ्लाइट्स में इसलिए आते हैं कि वो बैग्स की सफाई करते हैं। अभी रिसेंटली उसका हुआ है, हमारे जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद हफीज का भी एयरलाइन के अंदर यूएस से आते हुए अंदर जहाज के अंदर चोरी हुई है चीजें। कितने की शॉपिंग कर गए ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी 1 हफ्ता पहले ही कोई ये चेक। लेकिन होता ये है, अगर आप मिसाल के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन, तो कुछ नहीं होगा। कौन है, होगा ये कि आप क्लेम करेंगे फ्लाइट पे कि मेरा ये नुकसान हुआ है, वो बेयर करेगी सर? नहीं, वो अब देखें जिस टाइम पे वो हो रहा था सब कुछ, मेरे लेफ्ट साइड पे जो बंदा सीट पे बैठा हुआ था वो फ्लाई दुबई में ही काम करता था, वो वेकेशंस पे था। उसने मुझे बताया, वो अरबी था, उसने मुझे कहा कि अगर तो फ्लाइट के अंदर ही तुम्हारे पैसे मिल गए तो मिल जाने, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। सर मैं हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल है। बताऊं एक मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरे 2 बैग फाड़ दिए थे जहाज में जी। यस, लगेज जब बेल्ट पे आया, एक फटा हुआ लगेज आ रहा है और उसमें से जांगिया चड्डिया वड्डिया बाहर निकली है क्यों करके। मैं कहा यार ये वाली तो चड्डी मेरी थी। चड्डी पे तो चड्डी से मैंने बैग पहचाना, चड्डी पे नादिर अली पॉडकास्ट, चड्डी से पहचाना। मैंने कहा यार ये जांगिया तो मेरी है। तो वो देखा तो दूसरा बैग भी फटा हुआ आ रहा है। बस मैं तो फिर वो मैंने शोर डाल दिया। तो फिर ये एयरलाइन की पॉलिसीज है कि अगर आपका बैग फाड़ा या बैग पे स्क्रैच भी आया, आपके बड़े बड़े गुची अरमानी के लोग बैग यूज करते हैं एक्सपेंसिव, तो वो आपको या तो रिफंड करेगी उसके पैसे उसके अगेंस्ट, या वो वही चीज आपको लेके देगी। अच्छा। तो मुझसे उन्होंने काउंटर में पूछा कि यार ये आपके बैग कितनी कॉस्ट, एयरलाइन कौन सी थी? फ्लाई दुबई। अच्छा, कितनी कॉस्ट रखते थे? तो मैंने बता दिया कि इतनी कॉस्टिंग थी, जेन्युइन जितनी थी। तो उन्होंने कहा चले सही है नादिर साहब, आप कल या परसों में हम आपको या तो पेमेंट पहुंचा देंगे या तो उन्होंने बैग पहुंचा दिए थे। अच्छा, उससे अच्छी नौयत के। अच्छा, जो मेरे फटे थे। सही। तो ये तो है। हाँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है भाई, स्कैम जिस तरीके से चल रहा है अभी, मतलब ये एयरलाइंस के अंदर ये बहुत नॉर्मली होना शुरू हो चुका है।
तो वो जितने भी लोग देख रहे हैं वो अगर आप जहाज में बैठे हुए हैं अपने पैसे अपने पास होने चाहिए और जो मेन आपका हैंड कैरी में ना हो क्योंकि ये ऐसे सफाई करते हैं कि आपको खबर भी नहीं होगी। अब वो वीडियोस ना होती और मुझे उन्होंने ना बताया होता तो मैं तो घर आके देखना था कि यार किधर खर्च दिए या मैंने तो बैग से निकाले कहीं गिर गए, ज़हन में ही नहीं आना था कि जहाज में बैठे हुए चोरी हुए हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब आपके तवज्जुह से आप पहली दफ़ा ये बात मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैं जापान से आ रहा था, जापान से मैं आना था अबू धाबी से फिर मैंने सही कराची आना था तो मैंने एक दिन दुबई के लिए सही, तो मेरे कोई अराउंड कोई 1200 या 1300 डॉलर थे। वो मुझे नहीं मिले आज तक। ना करें जहाज के अंदर बाखुदा तो मुझे जहन में भी नहीं आया कि ये काम जहाज में हुआ। ये मेरे जहन में अब मैं इसको ढूंढ रहा था दुबई में, ये किसी ने कांड किया है मेरे साथ, ये मेरे साथ जो सलाम दुआ वाले घूम रहे इन्होंने ये हो सकता है, मुझे लग रहा है अब आपकी बातें सुनने के बाद ये हो सकता है हवा में। हाँ। ये भी क्योंकि मेरा भी हैंड कैरी में ही पैसा। बिल्कुल, और ये बहुत नॉर्मल। इवन मुझे जिस टाइम जहाज लैंड हुआ और पुलिस अंदर आई, आप पूछ रहे थे उस बंदे ने सॉरी तो नहीं किया, वहां से हमारी बात आगे चलेगी। अब वो पहले तो रिलैक्स हो गया, जब लैंड हुआ तो उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि कोई जहाज से निकलेगा नहीं, अथॉरिटीज आ रही हैं ये वो। तो अब विंडो से बाहर मैंने देखा तो बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। अब वो जिस टाइम पुलिस एंटर होनी शुरू हुई ना, तो उसने मुझे कहा कि मतलब मेरी बात सुनो, ये इस तरह वो अपनी जुबान में जो भी कहने की कोशिश कर रहा था। तो खैर मैं उस टाइम तो उसके पास नहीं गया, मैं कहा हूँ नहीं पुत्र तू 3 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट में मुझे बुला लेता, मेरे पैसे दे देता, अब नहीं। तो वो पुलिस अंदर आई, तो वो जो सब्सक्राइबर कपल था पीछे, वो भी कराची से ही थे और दुबई रहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि ये, अब इंग्लिश बोल रहा था वो क्रू के साथ, उन्होंने कहा जैसे ही पुलिस आएगी ना ये दीवाना हो जाएगा, ये ना कुछ समझेगा ना कुछ बोलेगा। और एग्जैक्टली वो चीज़ हुई। पुलिस आई, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था उसके बाद, और मेरे पास से गुजरता हुआ पैसे उसने ऐसे फेंके जैसे ही पुलिस सामने खड़ी हुई थी, थोड़ा एंटर होके जहाज़ के अंदर। तो खैर मैंने उनको इशारा करके बताया कि इसने इस तरह पैसे फेंके, आप खुद उठाओ इनको आके। उन्होंने फिर उठाया, देखा। फिर पुलिस ने मुझे बाद में ये बताया कि ये इतने प्रोफेशनल हैं कि ये अक्सर फ्लाइट्स लेते ही एक स्पेसिफिक बंदे के लिए, अक्सर इनको इतनी बैक स्टोरी पता होती है चीज़ों की, तो रैकी करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या बात। अब पीछे से क्या ये रैकी होती है, मतलब डीएनए में ही क्रिमिनल क्रिमिनल डीएनए बहुत हैवी। क्या यार, मतलब वही दिमाग अगर पॉजिटिव चीज पे लगा लें तो वो कितने काबिल आदमी होंगे। बिल्कुल ऐसी। लेकिन क्या करें भाई, मत मारी जाती है भाई। राणा साहब, आप 6 फीट 3 इंच आपकी हाइट है, द ग्रेट खल्ली के बाद अगर कोई बंदे का कद है तो वो आपका है, समझ रहे हैं बात को। और मुझे ये बात पता चली है कि 1 आध इंच के बाद आपको कतर और ओमान में से बुला लिया जाएगा। वो ऊँटों की बिल्कुल यहाँ पे सर की मालिश करवाने के लिए बंदा चाहिए। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बस ये 6'3" तक अच्छी है, 6'3" तक। इससे ज्यादा इसके बाद आपने सर वो फिर थोड़ा तंग होता है बंदा। मैं बता रहा हूँ, आप कोई कच्ची आबादी में नहीं घूम सकते क्योंकि उनकी छत नहीं होती, आप झांक लेंगे क्या हो रहा है भाई। 1 इंच और हो गया, फिर से जाले बहुत साफ कराए जाएंगे। जी 6'3" काफी है, लेकिन ये 6'3" आइडियल है। हाँ, बहुत आइडियल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, फिर उसके बाद आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया? हाँ जी, हेयर ट्रांसप्लांट। ये आपने अभी कैप पहना हुआ? हाँ, अभी 3 महीने पहले। 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं 3-4 दिन में। कहाँ से? टर्की से कराया। अरे भाई वाह, मैं आपको बताऊं, टर्की जब मैं पहली दफा गया हूँ ना, हर बंदा यहाँ पे लकीर करा के घूम रहा है। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे वहां पे पता चला कि टर्की इज स्पेशलिस्ट इन चीजों में। बहुत। तो वो टर्की में कितना खर्चा आया, क्या सिलसिला था और कितना मामला था आपका? इसका बेसिकली मेरे 4500 ग्राफ्ट लगने थे। अभी 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला है, शेडिंग हुई है। मतलब जो हेयर ट्रांसप्लांट में बाल लगाए जाते हैं वो एक दफा गिरते हैं और फिर दोबारा ग्रोथ उनकी स्टार्ट होती है। अभी आपकी क्या पोजीशन है? अभी मेरी पोजीशन जो है वो इस तरह से, ये शेडिंग हुई है। यहाँ से जो आपको ये गैप्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बाल लगे और वो अब गिर चुके हैं। ये 3रा महीना जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ये फिर दोबारा से इनकी रीग्रोथ वो स्टार्ट होगी। और 4500 ग्राफ्ट लगे थे, और ये कोई आप वहाँ पहुँचते हो, उसके बाद वो आपको उनका पिकअप होता है, होटल बीच में होता है, पूरा ट्रांसप्लांट बीच में होता है, फिर मेडिकेशंस होती हैं। तो ये डोनर एरिया आपने? हाँ, डोनर एरिया आपके अपने ही लगते हैं, किसी और के नहीं लग सकते। अच्छा, आपके अपने डोनर एरिया से बाल लेते हैं। अच्छा, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ के भी ना हो तो मैंने सुना है सीने के इधर उधर यहाँ वहाँ सब जगह के, मुझे सुना है मैंने। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बियर्ड से बहुत नॉर्मली ले लेते हैं, चेस्ट से ले लेते हैं। अब और आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं वो पहला करे रेजर चन, दूसरा करे चुन चन, ना वही समझ जाए, बात को दबा दे। तो ऐसा है, ऐसा किसी का जब डोनर एरिया नहीं है तो वो क्या करेगा बेचारा? लेकिन डोनर एरिया एक ऐसी चीज है कि वो मेरे ख्याल 60-70 ईयर्स तक भी अक्सर लोगों का रहता है।
आप किसको देख रहे हैं? नहीं, मेरा एक है टीम में, वो बिल्कुल आपने देखे सर्राफा आप देख रहे हैं, उनका भी डोनर एरिया है। जी, सर पे भी डकैती हुई हुई है बड़ा सर्राफे पे। अच्छा, सिलसिला ये, इस पे खर्चा कितना है? इस पे डिपेंड करता है कि आपके ग्राफ्ट कितने हैं। अब 3000 ग्राफ्ट लग रहे हो सस्ता होगा, 4000 लग रहे हैं और महंगा होगा। तो ये कोई टर्की में अगर बहुत अच्छे किसी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से आप करवाएं तो 3500 यूरो से लेके 5500 यूरो के बीच में आपके ग्राफ्ट। 5500 यूरो इज लाइक 19-20 लाख, 20 लाख तो इसके बीच में। हाँ, यस, मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, बट टर्की चीपेस्ट कहा जाता है क्योंकि दुनिया में फॉर एग्जांपल यूएस से आप करवाएं तो $20,000 का होता है, वो हमारे 60 लाख बन जाते हैं। तो अमेरिका से लोग वहां पे करवाने आते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत सस्ता है। तो कंपैरेटिवली ये मतलब दुनिया के हिसाब से सस्ता है, हमारे लिए थोड़ा महंगा है क्योंकि हमारी करेंसी। सही। अच्छा, बाइक्स का भी आपको शौक? बहुत शौक, बहुत इंतहाई दर्जे का। मतलब जॉन अब्राहम वही देख रहा है कि भाई ये 2-3 बंदे हैं जो मेरे सही मायनों में गंडापन शागिर्द चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो बाइक्स में कौन सी बाइक्स रखी हुई है, क्या सिलसिला है? अभी मेरे पास 2 बाइक्स हैं। एक सुजुकी हायाबुसा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टूरिंग आ जाती है। और कितने सीसी है वो? ये है 1300 मेरा ख्याल। 1300? हाँ। ये अराउंड, ये तो मेरा ख्याल है 3 मिलियन से ज्यादा की। नहीं, ये तो है 2018-19 मॉडल, कोई 5 मिलियन 5.5 मिलियन। यस, और अगर बिल्कुल नया हो तो करोड़ से ऊपर है। तेरी शाबाश। अच्छा, और दूसरा है टूरिंग बाइक है, वो बेनेली TRK 502X। अच्छा। इसका मॉडल है और ये काफी जाइंट है, ये हायाबुसा का डबल साइज है। अच्छा, ये पैसों में उससे महंगी? नहीं, पैसों में उससे कम है। पाकिस्तान में ये बेसिकली पाकिस्तान में ये वाहिद मोटरसाइकिल है जो 0 मीटर मिल जाती है आपको, क्योंकि बेनेली पहले इटालियन ब्रांड था, फिर चाइनीज़ ने उसको ओन कर लिया और वो पाकिस्तान में उसकी असल डीलरशिप है। तो आप 0 मीटर खरीद सकते हो। वो कोई 25 से 30 लाख के दरमियान में ये इसकी 0 मीटर की प्राइस, मुझे एग्जैक्टली अभी की प्राइस पता नहीं। तो हाँ, ये 2 बाइक्स हैं, एक टूरिंग के लिए और एक शहर। तो ये क्या इतनी जो आपने माशाल्लाह महंगी बाइक्स रखी हुई है, इसका पर्पस क्या है? सिर्फ चलाना या मरना, रेसिंग करना? नहीं, मुझे रेसिंग और ये यूं करके नीचे बैठ के हवा काट रहे हैं आप। मुझे ये आवाज ज्यादा अच्छी लग रही है ना? 70 बाइक यहाँ पे ये जो रेसर घुमाते हैं, ये हवा काटते नीचे बैठ के। आप लोगों की तो वैसी बाइक, उसकी पावर कितनी है, कितनी रेस पे चलती है? जो हायाबुसा है वो तो एक तरह से गोली समझ लें आप। मतलब आपने उसको रेस देनी होती है और अल्लाह माफ करे, मतलब आपकी जहां नजर है और वहां पहुंच गई। हाँ, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है लाइट ईयर की स्पीड में। वाह, अभी आप हैदराबाद से यहाँ कितनी देर में आ जाते हैं अगर आपको रोड खाली दे दे? रोड और आप पूरा आप लॉक कर दे रोड खाली। ये कितने किलोमीटर है? ये होगा 180 किलोमीटर। 180 अगर पूरा मीटर लॉक कर दें, रोड ठीक हो और हाइपोथेटिकल, हाँ, तो कोई मेरे ख्याल कोई 35-40 मिनट का सफर हो। इससे भी कम, मुझे इससे भी कम हो सकता है। मैं एग्जैक्टली लग रहा है 15-20 मिनट में, जितनी देर में बंदा आगे ना खाना खाता है, हाथ वाथ धोता है ना, इतनी देर में ही आ जाएंगे हैदराबाद में। हाँ, इतना हो सकता है, इतना। लेकिन मुझे तेज चलाने का बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा तेज चलाने से। मैंने कोशिश भी की बीच में 1-2 दफा कि यार अब तो आ गए मेरे को, हम तेज चला के देखा। लेकिन वो मैंने कोशिश की उसको तेज चलाने की, लेकिन मेरे वो अक्सर होता है ना, आपके अंदर एक चीज़ होती है, आप तेज चला पाते हो या नहीं। तो मुझे कोई 130-40 से ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझे लगता नहीं बस इसको मज़ा करना है सिर्फ। नान जी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे शैतानी चरखा है वो सर। ओहो, वो है वाकई में। तो बचना पड़ता है उससे। वो कीड़ा एक जागता है, वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, कीड़ा सट मारता है। कीड़ा सट मारता है, हाँ कि इसको खींचो। लेकिन नहीं, उसको आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन? यार फेवरेट यूट्यूबर आप सामने बैठे हैं। या अल्लाह नहीं, ऑनेस्टली देखें, थैंक यू। आप फेवरेट इस तरह से कि जिस टाइम मैं फर्स्ट ईयर शायद थी, उस टाइम आपके प्रैंक्स पाकिस्तान और दुनिया में बहुत ज़्यादा, उस टाइम मैंने यूट्यूब का कुछ सोचा भी नहीं हुआ था और आपके प्रैंक्स ने उस टाइम नहीं डाली हुई थी। और पहला प्रैंक आपका जो मैंने देखा था वो था, तुझे पता है मेरा बाप कौन है। उसमें हम बहुत हंसते थे। तो आप तो मतलब शुरू हमने किया ये चीज़ें देख के। तो तुसी फेवरेट हो और कौन होना है? ये आपका बड़ा फन है। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, देखें मुरादमंदी कूट के भरी हुई है भाई के अंदर, अल्लाह इस्तकामत दे। और ये जो डाउन टू अर्थ होना होता है ना, मैं आपको बताऊं, इसी पे भाग लगता है। देखिए, अकड़ना तो मुर्दे की अलामत है, अकड़ा तो मुर्दा जाता है ना। जो झुका हुआ होता है ना, वही
पेड़ फलदार होता है, मैं ये समझता हूँ। और ये आपकी शोहरत में भी इजाफा करेगी, आपकी फ़ैन फॉलोइंग में भी इजाफा करेगी, और हुआ है। और आप हर दिल अजीज़ हैं इस टाइम। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फूड व्लॉगिंग में इस टाइम किंग है राना हमजा साहब। RHS, ये मुझे IPL की कोई टीम भी लगती है RHS, समझ रहे, ये इनका सिंबल है, एब्रीविएशन तो इनका नाम है राना हमजा साहब, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में RHS कहते हैं। तो क्रिकेट का कितना शौक? क्रिकेट का शौक रिसेंट कुछ ईयर्स में हुआ है, उससे पहले बचपन से खास नहीं है। अच्छा। बचपन से मतलब अब्बू को देखा हुआ है, दादा को देखा हुआ है कि वो बहुत बहुत क्रेजी क्रिकेट देखते थे। दादा तो मेरे वो रिमोट चला के टीवी में हाँ कि ये क्या हो रहा है। मुझे अभी कोई 1-2 साल पहले जब ये लाइव मैच देखने शुरू किए तो उसके बाद थोड़ा सा उसका हुआ है, अदरवाइज इतना कोई बहुत क्रेजी वाला नहीं है। फूड व्लॉगिंग आपने लाहौर भी की है, कराची भी की है, तमाम शहरों में। तो अगर मैं कंपैरिजन, किस शहर का पाकिस्तान का खाना सबसे अच्छा है? पाकिस्तान का सबसे अच्छा खाना अगर तो देखें, डिसाइड करें, हाँ। दिल नहीं रखना किसी का, नहीं, दिल, अपना दिल। मैं तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, RHS का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जगह जगह मैंने तो ये बात की हुई है कि अगर तो देसी खानों में जाना है तो फिर तो कराची और फिर लाहौर, और अगर जो मेरी फेवरेट एक कुजीन है और जो मेरा फेवरेट शहर है खानों में वो है कोयटा, क्योंकि मुझे बलूचिस्तान के खाने बहुत पसंद है। सही, बहुत पसंद है। वो आप दमपुख और ये नमक लगा हुआ गोश्त और मीट, हड्डी, रिब्स, उफ माय गॉड, वो वहाँ एंड हो जाता है काम। मतलब वो जब आपके सामने पूरा बकरा खड्डे से निकल के आता है और उसकी बोटियां उठाते हैं, वो नेक्स्ट लेवल। क्या बात है, आप अपनी वीडियो में किसी दिन फीचर करें हमें, हम आए आपके साथ बैठ के डन आल्टी पाल्टी मार के हम भी आपके साथ ये कबाब शबाब खाए किसी बस दिन। करते हैं, डन करें, और फिर रिव्यू उस दिन आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। जेन्युइन, और रिव्यू बनता है। और आपने भी अंदर एक मिसाल दी है, कैमरा पे बोलने वाली नहीं है वो, फिर शायद उस दिन आपको आज मैं बोल देता हूँ, बोल रहा है, मैंने कहा भाई मुंह का मजा अपना नीचे की सजा। अब आप समझ जाए कि होता ये है कि भाई बाहर के जितने मसाला जाते हैं स्ट्रीट फूड में, हमारा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि अनहाइजेनिक भी जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगले दिन जितना गलीज उतना लजीज, अगले दिन खून आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अल्लाह ना करे कभी सच में ना आ जाए। ये है बहुत बड़ी बीमारी। लेकिन अब फूड व्लॉगिंग आप करते हैं, जी जी, कभी ऐसा हुआ कि यार इतना वर्स्ट यार, या इतना मतलब यार ये क्या टेस्ट है यार, मतलब ये बिल्कुल फारिग, और या कोई ऐसा छिपकली गिर गई हो, या इतना कोई आपने नोटिस किया हो यार भाई इंसान के बच्चे बनो, ये क्या बना रहे हो? ये जो टेस्ट वाली बात है वो तो अक्सर हो जाता है कहीं ना कहीं, कि वो चीज़ का एक बहुत तारीफ सुनी है, मतलब पाकिस्तान में उसकी तारीफ हो रही है, वहाँ जाके वो खाया तो वो यार मतलब ये क्यों तारीफ है, तो इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन लाइव मुझे कभी छिपकली या इस तरह कोड किरला कोई खाने में मिला नहीं, तलाश मैंने बड़ा किया कि कोई चीज़ मिले मुझे इस तरह की। आप यकीन करिए, इसका मैं फर्स्ट हैंड मुझे नॉलेज है। मैं जा रहा था पंजाब ट्रेन पे, अच्छा, तो मैंने स्टेशन पे वो बड़े पतीले नहीं होते, वो पता नहीं क्या छोले हो रहे होते हैं, और पता नहीं कोई वो काकरोच गिरा था या क्या गिरा था, उसने यूं उतारा, चम्मच से यूं उठाया और यूं फेंका, और मैंने जाके देखा वो काकरोच यूं हो रहा था। मैंने फिर हल्के हल्के जो गुजर रहा था, मैंने कहा इस ठेले से कुछ नहीं खाना, इस ठेले से कुछ नहीं खाना, या काकरोच मैंने खुद शुरू कर दी मार्केटिंग। हाँ यार, अब ये तो वहां तो अब इतना बड़ा ठेला तो नहीं फेंकेंगे वो पतीला, मुझे तो ऐसा लगता है स्ट्रीट फूड के अंदर जो है वो चीजें वो सब हो रहा होता है जो हम सोच सकते हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन स्ट्रीट फूड साफ नहीं हो सकता। भाईजान, मेरा दोस्त मिठाई की दुकान पे काम करता था, बोल रहा है नादिर भाई अगर आप मिठाई बनते हुए देख लो ना, आपने कभी खानी नहीं है। ऐसे ही ये बहुत सारे आटे हम पैर से गूंथते हैं। हाँ, आटा पैर से गूंथने वाली ये मैंने वीडियो ये बिल्कुल है, और वो पैर भी वो जो मतलब पूरा मोहल्ला फिर क्या है, जी उसी नंगे पैर बाथरूम जा रहे हो, उसी पैर से आप आटा गूंद रहे हो, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस। अब लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, ये क्या गलाजत वाली बातें हो रही है। अच्छा, RHS लाहौर से आप आए हैं कराची आके कोई डर तो नहीं लगता आपको, या यहाँ की जो एक न्यूज़ है कि भाई यहाँ पे फायरिंग हो रही है और बड़ा हालात ख़राब है, जो तासुर है। हाँ। हम लाहौर इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ इस्लामाबाद में तो खैर बर्गर बच्चे बोलते हैं यार आप खैरियत से, यार देखो यार अभी तक तो जिंदा है हम। तो आपका कराची के लिए क्या? मुझे कराची पर्सनली एक तो पसंद बहुत है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे पास कराची के लिए। पहली बार ज़िंदगी में मैं 2018 में यही फूड वीडियोस जब स्टार्ट की तो कराची आया था मैं ट्रेन में 2018 में अकेला,
और ज़िंदगी में पहली बार कराची आ रहा था मैं। मुझे यहाँ पे ना मैं किसी को जानता था ना मुझे कोई जानता था, और मैंने ट्रेन पकड़ी, मुझे ये भी नहीं पता था मैंने जाना कहाँ है, क्या खाना है। वाह। ट्रेन पकड़ी और मैं कराची आया, और पहली बार मैं कराची उतरा शाहराह फैसल के ऊपर। वहाँ मैंने एक होटल लिया गलियों में फिर के, तो अकेला ही था मैं। और वो बीच में शाहराह फैसल के बीच में एक पुल है ऊपर, उस पुल के ऊपर मैं खड़ा होकर हाँ उस पुल पे खड़ा होकर मैं शाहराह फैसल देख रहा था। उस टाइम बैग मेरे पास ही था, रूम नहीं लिया था मैंने। तो वो शाहराह फैसल मुझे ऐसा लगा, लाहौर के बाद मतलब कराची मुझे बहुत बड़ा एक शहर लगा आके। तो वो शाहराह फैसल मुझे आज तक वो उसका नक्शा ना जहन में है कि वो उसको खड़ा होकर जैसे मैं देख रहा था, दोनों तरफ बिल्डिंग्स, मुझे लग रहा था यार कराची में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर इस पे काम किया जाए तो ये दुबई से बहुत आगे निकल सकता है। पहली बार देख के मुझे लगा था। सर कराची को गरीब की माँ बोला जाता था। हाँ। और सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको ख़राब किया गया है, और बस हम दुआ गो हैं कि कराची अगर रोता है या कराची परेशान होता है तो पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरे साथ कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, अल्लाह करे आगे भी कभी ना ही हो। और रात को 12 बजे तक भी हम कैमरे लेके गलियों में यहाँ पे घूमते रहे। अक्सर कराची के लोगों ने मुझे कहा कि आपकी किस्मत है ये। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। जुमला बोलता हूँ, यहाँ बंदा आता बस में या फ्लाइट में, जाता अखबार में, तो अगले दिन की सुबह न्यूज में छपा होता है कि ये बंदा कराची आया था। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिफाजत करे। सबसे महंगी डिश जो आपने खाई हो कि भाई इतनी महंगी यार? सबसे महंगी डिश कोई मेरा ख्याल है बाहर मुल्क की होगी कोई ये सॉल्ट बे वगैरह का स्टेक तो नहीं खा लिया? सॉल्ट पे मैं कभी गया ही नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद भी मुझे जो टर्किश लोग हैं उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि जाना चाहिए। उनको भी लगता है कि थोड़ा ओवररेटेड है। ओवररेटेड, हाँ। तो उससे अच्छे टेस्ट की चीजें मिलती हैं वहाँ। वो जरा फुटबॉलर ने जाके उसका दिमाग खराब कर दिया। मे बी बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे तो उनका कोई गोल्ड स्टेक है, कोई ये मैंने ये इस तरह की कोई चीज अभी तक जेन्युइन रिव्यू दिया था कि नहीं हल्का। तो सबसे महंगा अभी तक कोई या तो हमारा एंटायर मेन्यू हो सकता है जो हम पूरा इतने बड़े बड़े प्लेटर खा रहे थे। वो गाड़ी के अंदर आता भी नहीं है, आप तो पूरे वही हो सकता है। अदरवाइज एंटायर मेन्यू, और उसके अलावा महंगा कोई दुम्बा होगा या कहीं बाहर के किसी मुल्क में कोई डिश होगी। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है कि मैंने लाख रुपए की एक डिश खा ली हो। वो वाली स्टेटमेंट तो वो मेरा ख्याल है वो रेस्टोरेंट पेयर करता है। कौन से? जब आप रिव्यू करते? नहीं, मैं कभी ये चीज नहीं की। आप खुद देते? खुद। अभी इवन हैदराबाद से, अभी इस टाइम मैं हैदराबाद से आपके पास आया हूँ सीधा। अगर कहीं पे हम वीडियो बनाने गए भी हुए हैं तो वो अक्सर कैमरा देख के कर रहे होते हैं ना कि अंदर से उनको होता है पता नहीं क्या बोल देंगे, तो वो कहते हैं नहीं पैसे आपने, आप तो मेहमान। हम उन्हें जबरदस्ती उनकी जेब में पैसे डालते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर कुछ ऐसे होते हैं कि वो कसमा देते आ जाते हैं कि नहीं, वो मोहब्बत अक्सर वो खुलूस नजर आता है। हाँ, तो फिर उसको हम कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, वो जो जिसका 1000 बिल हो, 1200 बिल हो, इस तरह का। अदरवाइज पैसे नहीं पैसे मैं हमेशा, लोग इतना प्यार करते हैं, रास्ते में हम जाते हैं तो अक्सर लोग बोल देते हैं रेस्टोरेंट वाले नहीं दे, तो हम कभी नहीं भी देते, कभी आपकी तरह हम भी जिद कर लेते हैं, मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं जा रहा था बाय रोड, तो मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी, हम लोग कढ़ाई खा रहे थे एक ही कढ़ाई में बैठ के ना। तो वो असल में मेरा जो काम है ना, प्रैंक्स की वजह से लोग शरारत भी करते हैं। तो किसी ने देख लिया, वो अचानक आया और मेरी रोटी तोड़ के ना मेरी कढ़ाई में बगैर पूछे ना वो शुरू हो गया। अच्छा, उसका अपना शुगल चल रहा है। उसका अपना शुगल चल रहा है। अब मैंने यूं नजर उठा के देखी, मुझे बड़ा मायूब लगा यार। मैंने कहा बुरा लगता है भाई, बहुत है। और फिर मैंने दूर देखा तो उसका एक दोस्त बैठा हुआ, वो हंस रहा है। मैंने कहा अच्छा, इसने इसको बोला है कि अभी ये सबको करते हैं, आज मैं इनकी टेक लेता हूँ जाके। मैंने क्या किया उसके साथ, मैंने कहा भाई खाओ यार, भाई बिल देंगे। अपनी टीम को कहा, तो उसने कहा हाँ नाजिर भाई छोटी बात कर रहे हैं, दे देंगे बिल। मैंने कहा हाँ खाओ। अच्छा, इत्तेफाक से राना वो बिल्कुल लैंड ही थी डिश। अच्छा, मैंने कहा भाई बिल देंगे। मैंने कहा वेटर इधर आओ, ये सबका बिल जो हमने खाया है ये देंगे। अरे यार, मैंने जब कह दिया कि मैं ही दूंगा, आप छोटी बात कर रहे हैं यार। मैंने कहा भाई उठो, सब उठे, हम गाड़ी पे बैठे और निकल गए। अब उसे पकड़ लिया। अब मुझे आप बताइए उसको 1 या 2 निवाला, वो कोई 15 या 20 हजार रुपए का बिल था। ओए होए होए होए। अब वो पड़ गया उसको। अब उसका जो दोस्त था जो हंस रहा था, उसने उसके साथ किया क्या होगा? क्या किया होगा उसके साथ कि यार जिनको तू छेड़ने गया था उन्होंने अगेन रिबटल करके किस तरीके से तुम्हें छेड़ा। वो मतलब छेड़ किसको रहा है? मैंने उसको बार बार कहा, मैंने कहा जो काम तुम
शौकिया कर रहे हो, मेरा पेशा है। हाँ बिल्कुल ऐसे आप नहीं करें, ऐसे आपको तकलीफ पड़ गई, फिर उसे वो पड़ गया, बिल पड़ गया ना, नाइट में कमाल हो गया। मैं बड़ा एंजॉय किया भाई RHS, मैंने बड़ा एंजॉय किया कि सही बिल पड़ा है भाई। अच्छा, खाना खाते हुए जो भी कर रहे हो आप, लेकिन वो बदतमीजी तो है। कोई खतरनाक लड़की फैन, क्योंकि आप गुड लुकिंग भी हैं, और कोई ऐसा फैन मूवमेंट बताएं यार, मजा आ जाए कि भाई लड़की आ गई है और लड़की ने बाल खोल दिए और बोल दिया है बस मैं राना ऊपर से नीचे तक आपकी हूँ। तो बस ये लड़की फैन है, ये क्या चीज है? बस भाई लड़की भी तो ऐसा कोई मूवमेंट किया, कोई फैन फॉलोइंग लड़कियां तो हैं आपकी बहुत ज्यादा है, पिक्चर हो जाती है सिंपल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बाल खोलती में ये कोई मुझे फिल्म की स्टोरी लग रही है कि पता नहीं क्या हो गया भाई। ऐसा क्रेजी तो कुछ नहीं। ऐसे सिंगर्स मुझे आए हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी लड़कियां दीवानी हैं और ऐसी हरकतें कर चुकी हैं जो हम कैमरे में नहीं बता सकते, ऐसी इसी वाकियात है। लेकिन कोई मेल फैन? हाँ मेल क्रेजी, मैक्सिमम क्रेजी मेरे साथ यही होता है, अक्सर मिलके वो रोने लग जाते हैं, तो वो होता है बहुत एक्सट्रीम। उसके अलावा इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, शुक्र है कि ये कुछ कर दिया हो या वो गाड़ी पे कुछ लेके, मेरे साथ इस तरह कोई वाकया नहीं हुआ माशाल्लाह। अपनी शादी की थोड़ी सी बताएंगे, आपके लव मैरिज थी, अरेंज थी, क्या था? हिट होने के बाद, फेमस होने के बाद की है, क्या किया है, कब हुई शादी? नहीं बेसिकली अरेंज मैरिज है और कज़न है मेरी। कज़न? हाँ, तो ये हिट वेट होने के बाद वाली स्टोरी नहीं है, पहले की स्टोरी है। तो फैमिली में ही आपस में बड़ों की बातें, तो वो अल्लाह का शुक्र है बहुत। तो फादर खुश है? अब आपका जो कैरियर देखते हैं फादर, बहुत जाहिर है फादर एक बड़े प्रोफेसर ऐसे ही, और एक बड़े प्रोफेसर टाइप के लोगों को तो ये हमारा काम समझ ही नहीं आता ना, ये क्या है भाई। तो वो अब क्या फीडबैक असल में मोस्टली ये होता है ना कि कहीं ना कहीं पे इस तरह की फील्ड में पहले घर वाले मान नहीं रहे होते, फिर कोई मशहूर हो गया तो वो फिर राजी हो जाते हैं। मेरे केस में शुरू से अम्मी अब्बू बहुत सपोर्टिव है, डे वन से, बहुत ही ज़्यादा। और अब्बू इस टाइप के प्रोफेसर हैं जो एक तो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो दुनिया को देखते रहते हैं बैठ के कि दुनिया में यूट्यूब पे क्या हो रहा है, या नासा क्या कर रही है, या फलाना क्या कर रहा है, तो उनको ये चीज़ें मतलब पता है सारा। तो वो शुरू से डे वन से सपोर्टिव बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हैं। फूड ब्लॉगिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है बहुत ज़्यादा आजकल ना, रील्स के कॉन्सेप्ट में हम बहुत देख रहे हैं कि वो 1-1.5 मिनट की रील आ रही है और वो कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी फूड ब्लॉगर हैं और भी बहुत सारे पाकिस्तान में लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अपना कॉम्पिटिटर किसी को समझते हैं कि यार नहीं, कॉम्पिटिटर तो इतना एक हेल्दी कंपटीशन तो इस तरह ही है कि अब कोई नया आइडिया अगर कोई कर रहा है तो वो बंदा देख लेता है, उसको अच्छा लगता है कि यार हाँ इसने अच्छी चीज़ की है। अदरवाइज इस तरह कोई टसरबाजी कोई नहीं है कि यार उसने ये किया अब मैं यहाँ जाऊँ। मेरा जो काम है फूड ब्लॉगिंग, अब वो फूड पूरे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मैं ओन तो नहीं करता कि मेरा ठप्पा लग गया कि ये चीज़ मेरी है। वो लोगों ने पसंद ज़्यादा की है, वो लोगों की मोहब्बत है, या शायद करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि लोगों को अच्छा लगता है कि वो उनको वीडियो देख के लगता है कि वो साथ बैठ के खा रहे हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि एक्सप्लेन करने में कुछ अच्छा है। तो कंपेटिटर वाली तो कोई इतनी खास वो बात नहीं है, हर किसी का मुल्क पूरा सबका है, जो मर्जी जाए जिस मर्जी रेस्टोरेंट पे खाना खाए, वीडियो बनाए, सबका अपना कैमरा है। बेशक। हाँ, तो वो ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, आप यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। सबसे ज़्यादा अर्निंग आपको ऑनलाइन होती है या एडवर्टाइजर से होती है या यूट्यूब से होती है, फेसबुक से होती है? कितनी होती है वो मैं नहीं पूछूंगा, शुक्र वो आपका जाहिर है, वो फिर बड़े रोले पड़ जाते हैं। नहीं, FBR भी बड़ी एक्टिव हो जाती है, वो नोटिस में आ जाता है बंदा। अच्छा, मैं तो इस चीज पे हैरान, मुझे शुएब अख्तर ने एक्सपोज कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा ये नादिर अली 5-6 करोड़ रुपए कमाता है। तो इसमें शक है कोई? यार ये देखो RHS भी फंसा रहे, मैं फंस गया। आज तक मेरी गूगल विकिपीडिया पे यही है, शुएब अख्तर, अकॉर्डिंग टू शुएब अख्तर, उनकी सोच देखे सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शुएब अख्तर ये 5-6 करोड़ कमाता है। तो जनाब, मेरी बेसिकली ब्रांड से ज्यादा है, फिर उसके बाद यूट्यूब से, और फेसबुक तो पता नहीं मुझे लगता पाकिस्तान में, या मेरी फेसबुक पे ऑडियंस शुरू से कोई इतनी खास बनी नहीं। आपने फेसबुक का सीरियस नहीं लिया? हाँ, सीरियस नहीं लिया, जो भी वो अपलोड कर देते हैं बस सिंपली उसको देखता भी नहीं मैं। क्योंकि फेसबुक भी बहुत, अगरचे आप काम करें और हाईएस्ट वो जाहिर है करती है, और ऐसे लोग हैं जो फेसबुक से बहुत कमा रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ है, फेसबुक पे मैंने देखा है अक्सर ऐसे चैनल्स हैं जिनका लोगों को नहीं पता, लेकिन उनका कंटेंट है फेस वाला नहीं है, और वो पता नहीं कितना पैसा छाप रहे हैं।
बिल्कुल छाप रहे हैं। आपका फेवरेट डिजिटल साइट कौन सी है? फेवरेट डिजिटल यूट्यूब। यूट्यूब मतलब अगर एक सेलेक्ट करनी हो तो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या यूट्यूब। अब इसमें दोनों भी रोना पड़ चॉइस पे ये साथ साथ होती हैं दोनों में से। एक से बोर हो गया तो दूसरे में चला जाता हूँ। तो ये दोनों ही चल रही होती हैं। यूट्यूब का वैसे कोई सा नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। नेटफ्लिक्स भी एक देखिए असॉर्टमेंट है ना बहुत सारी चीजों का, लेकिन यूट्यूब तो समंदर है। यूट्यूब बेसिकली आप ना उसको यूट्यूब ओपन करने के बाद आप अपनी ही दुनिया में होते हैं, रिलेट करते हैं लोगों से। मैं एक बात कहता हूँ, रियल लोग मिलते हैं। नेटफ्लिक्स में यूट्यूब नहीं है, लेकिन यूट्यूब में नेटफ्लिक्स। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। नेटफ्लिक्स में जाने के बाद आपकी वो एक दुनिया स्क्रीन से बाहर की है। यूट्यूब पे आपकी वो आपको लगता है कि हाँ ये वही चीज़ें जो मैं देखता हूँ या जो मैं करता हूँ, तभी लोग रिलेट कर पाते हैं। तभी फिर वो यूट्यूब इसलिए जो है ना वो उसने इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप किया हुआ है। राना आप फूड ब्लॉगर हैं और यकीनन आप गर्मी में धूप में बाहर निकलते होंगे और ख़तरनाक टेम्परेचर में भी काम करते होंगे, तो पसीना वसीने के लिए तो मैं ये पूछूंगा कि आप अतर यूज़ करते हैं या परफ्यूम? मैं परफ्यूम यूज़ करता हूँ। अतर मैं रिसेंटली एक बड़ा शौक से लेके आया था सऊदी अरब से, तो वो मेरे इतनी सी है, वो संभाल के रखा हुआ है, वो कभी ज़िंदगी में लगाता हूँ। आपके लिए 2 हदिये हमारी तरफ से, मोहब्बत। और ये मस्कल महल है और इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके लिए हैं सर। आप ये काइंडली रिसीव कीजिएगा। आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। और ये थोड़ा सा आप फीडबैक भी दीजिएगा लगा के। ब्लैक एंड गोल्ड, ब्लैक एंड सिल्वर, आपको इनमें से कौन सा पसंद है? दोनों ही यूज करता हूँ मैं। तो ये अतर में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए, ओए होए, ये तो वो है सूंघ के जरा ठंड पड़ जाती है ना जो। खूबसूरत यार, थैंक यू सो मच। इसको लगाइए। इसको मैं अब तसल्ली से जो है ना वो कहीं ना कहीं आते जाते। इनकी सबसे अच्छी बात ये है, ये अतर परफ्यूम की तर्ज पे ही बनते हैं। और मुझे बहुत से लोगों ने बताया, नादिर भाई हम परफ्यूम यूज़ करते थे, लेकिन जब से हम मस्कल महल यूज़ कर रहे हैं हमने परफ्यूम को खैराबाद कह दिया। ये ब्लैक एंड गोल्ड मुझे लगता है मेरा फेवरेट होने वाला है। थैंक यू सो मच। और पतंगबाजी पे इस टाइम बैन लग गया है। बिल्कुल शदीद लास्ट इंसिडेंट के बाद। लास्ट इंसिडेंट आप क्या समझते हैं कि ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जो टू बी ऑनेस्ट हमें बहुत अच्छी लगती थी, हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमारी ऐसी एरियाज में अपब्रिंगिंग हुई कि जहाँ पे कल्चर आता था, पूरा ट्रेंड आता था लट्टूबाजी का, पतंगबाजी का, बिल्कुल ऐसी है। फिर कंचे चिदियां जिसे कहते हैं। ये मुझे लगता है हमारी जनरेशन ने सबसे ज्यादा ये चीजें देखी हुई है। बिल्कुल। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पतंगबाजी पे बैन की जब बात होती है ना, टू बी ऑनेस्ट दिल तो दुखता है। बिल्कुल यार एक ऐसी हम गुड्डियां लूट रहे हैं और ऐसी उसको हम उड़ा रहे हैं, लूटी हुई गुड्डी को। तो अब ऐसे मांझे आ गए हैं, ऐसी चीजें आ गई जिस पे जाहिर है इंसान की जान से बढ़कर तो कुछ। अब देखें ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है फैसलाबाद वाला, वो वीडियो आपने देखी है? वो तो मतलब मैं उस वीडियो को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो लड़का खड़ा हुआ है और उसका नीचे भर गया था वो खून से, और उसको मतलब उसे समझ ही नहीं आई कि उसके साथ जिंदगी में हुआ क्या। उस इंसिडेंट से थोड़ा पहले अगर हम बात करते तो हम कहते यार एक फेस्टिवल है, कोई जगह देनी चाहिए, कुछ कर देना चाहिए। बट उसके बाद मैं तो नहीं कहना चाहता कि ये होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि देखें एक चीज़ तो है कि फेस्टिवल तो था ये पाकिस्तान का और बहुत ही मेजर था, जिसको लोग इस तरह मनाते थे कि मतलब मुझे बचपन का जो लाहौर की बसंत याद है, वो ऐसे होती थी कि और कोई काम नहीं करना, बस सिर्फ बसंत होगी और मोहल्लों पे वो डेक लगे हुए हैं, पूरे पूरे मोहल्ले जो है वो लाइट में। लेकिन अभी अब वो किसी का बेटा ही गया है, जाहिर बात है। लेकिन नहीं फिर तो उनके लिए तो मैंने वही बात की ना कि फिर किसी की जान से बढ़कर, जान से बढ़ के तो नहीं है कोई कुछ भी नहीं है कि हम हमारी सारी पूरी दुनिया की तफरी एक तरफ, ऐसी है किसी की जान एक तरफ। बिल्कुल ऐसी है, डेफिनेटली। और इस पे मैं ये भी बोलूँगा कि हमारे जो अपना फ़लस्तीनी भाई हैं उनके लिए भी दुआ बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत आप भी हैं। बिल्कुल ऐसी कि अल्लाह ताला उनको भी आसानी और उनको फतह और उनको उनके लिए गैब से मदद बिल्कुल भेजे। और मदद हम अल्लाह रसूल अल्लाह की एक हदीस है कि जब तुम्हें बुराई दिखे तो हाथ से रोको, नहीं रोक पा रहे तो मुंह से बोलो, मुंह से नहीं बोल पा रहे तो एटलीस्ट दिल में बुरा जानो। और ये कम तर ईमान, ये ईमान का बिल्कुल निचला दर्जा, लेकिन तो आप बोल सकते हो, रोक सकते हो। और बाकायदा जो बाइकआउट है, आज मैं आपको मजे की बात बताऊं, राना जब आ रहे थे ना तो राना ने मुझे कहा कि यार हम खाना वाना तो खा के आ रहे हैं, आपने सिर्फ एक काम करना है, मुझे पाकोला वाला दूध दे। ये देखें आते ही मिला है। और ये एक ऐसी चीज है जो कराची में
ठंड पड़ जाती है इसको पी के। पहली बार भी कराची में ही पिया था वैसे मैंने, और अभी फिर आपकी मोहब्बत है कि आपने ये आते ही हमें बना के दिया है। मैंने बिल्कुल बिल्कुल। और बात यह है कि बायकॉट होना चाहिए तमाम उन चीज़ों का जिस पे 1% .1% भी इन्वॉल्वमेंट है उस दूसरी पार्टी से, ऐसे ही। क्योंकि भाई वही वाली बात है कि लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, एक बच्चा ना मरे फलस्तीन का। हाँ, मैं इस चीज पे स्टैंड बिल्कुल लेता हूं। सबका नुकसान हो जाए, पूरी दुनिया का नुकसान हो जाए, एक बच्चा बच जाए। तो मैं इस चीज पे हमेशा बिलीव रखता हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी कि आपने बुलाया और इतना टाइम दिया। नहीं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने देखें प्रायोरिटी दी, आपने एक रिस्पेक्ट दी। आपकी बहुत बिजी शेड्यूल था, और अगर आप मुझे ये भी बोलते थे कि नादिर भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं मैनेज कर पा रहा, तब भी हमारा आगे हम कमिटमेंट थी कि हम आगे कर लेते। आपको कैसे मना कर सकता था मैं? आपको मना नहीं किया जा सकता। आपका बड़ा फन है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बहुत अच्छी पॉडकास्ट, मेरे लिए बड़ी मेमोरेबल पॉडकास्ट रही है आज की। और बाज़ औक़ात बंदा किसी से भी सीखता है, और ये मुरादमंदी या आज़ी अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। और आज की पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और राना हमजा सैफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।